हेलो एवरीवन। आज के ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पाइथन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। वैसे मैं आपके साथ पाइथन की एक क्लास पहले ले चुका हूं, तो उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखिए कोई बात नहीं, आप इसके बाद भी उसको क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो है आपस में इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी क्लासेस को कैसे भी किसी भी रीअरेंजमेंट में देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं भाई कि हम लोगों ने जो पूरा पाइथन का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स इसमें निकाला है आप लोगों के लिए। इसके लिए आप जो यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। जितना आप लाइक और शेयर करते हैं उतना हमारा भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम का भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो देखिए ये जो है ये क्रैश कोर्स है। हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स जो है क्रिएट किए हुए हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके इंक्वायरी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और जितने भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उन सब के पीडीएफ जो है हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स जो है मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आइडेंटिफायर्स जो होते हैं हमारे एक तरह के टोकन्स होते हैं, और भी टोकन्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जिनको आप जो है लास्ट वीडियो की क्लास में देख लेना कि क्या क्या मैंने बताया था। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिफायर जो है वो एक नाम है। अब वो नाम आपका वेरिएबल का हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, या किसी भी एंटिटी का हो सकता है, ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है जो कि आप पाइथन के प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो आइडेंटिफायर जो है एक तरीके का नेमिंग कन्वेंशन है। यानी जब भी हम लोग पाइथन के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ रूल्स रेगुलेशन को अपने दिमाग में रखते हैं। कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन होते हैं जरा मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले तो जो भी नाम हम लोग चूज कर रहे हैं किसी वेरिएबल का या फिर फंक्शन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, एंटिटी का, वो जो है या तो आप उसे अपर केस में स्टार्ट कर सकते हो या लोअर केस में भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद और उस साथ में अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्कोर जो होता है ना, जो डैश वाला होता है, जो नीचे से स्टार्ट होता है। अब इसमें जो होता है हमारे जो कैरेक्टर्स है, जो अल्फाबेट्स है, वो ए से लेकर जेड तक होंगे, स्मॉल में, कैपिटल में भी ए से लेकर जेड होंगे, और न्यूमरल्स में उनकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होगी। तो इसके अलावा हम लोग जो है बाकी के कन्वेंशन को यूज नहीं करते, साथ में अंडरस्कोर भी हम लोग जो है लगा सकते हैं। अब कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जो भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन या आइडेंटिफायर का हम लोग नाम ले रहे हैं उसको हम लोग डिजिट से स्टार्ट ना करें, है ना। डिजिट से स्टार्ट करने में, जैसे कोई मैंने नाम लिया किसी वेरिएबल का, रखा वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल, तो ये एक गलत कन्वेंशन है। इसको हम लोग इस तरीके से स्टार्ट नहीं करते। आप वेरिएबल 1 ले सकते हो, वेरिएबल 2 ले सकते हो, या फिर वेर 1 वेर 2 इस तरीके से ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बट आप पहले जो है किसी नेमिंग के अंदर, नाम के अंदर डिजिट का यूज नहीं करेंगे। साथ में जितने भी आइडेंटिफायर के हम लोग नाम ले रहे हैं, उसको बना रहे हैं, वो शॉर्ट होने चाहिए, और कोशिश करें कि उन वेरिएबल्स का कोई मीनिंग निकले साथ में। तो इस तरीके से हम लोग उनको लेकर आते हैं। तो मीनिंगफुल नाम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया सम, आप दो नंबर को सम कर रहे हैं, तो अब उस सम को आप कहीं ना कहीं ऐड, उसको स्टोर करेंगे, तो उस वेरिएबल का नाम आप सम 1 लिख सकते हैं, सम 2 लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से उनके आइडेंटिफायर को हम लोग शॉर्ट और मीनिंगफुल नाम दें। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी वेरिएबल या जो भी आइडेंटिफायर हम लोग यूज कर रहे हैं वो कोई कीवर्ड नहीं होने चाहिए। अभी कीवर्ड क्या होते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, डोंट वरी। और या फिर कोई रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए जो कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर, पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो किसी और चीज के लिए यूज करते हैं। तो आपका आइडेंटिफायर कभी भी कोई कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। साथ में
हम लोग जो है किसी भी तरह के जो स्पेशल सिंबल होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे @ हैश, $, $, जो होता है, या फिर जो परसेंटेज का साइन होता है, इनको जो है अपने आइडेंटिफायर के नेमिंग के अंदर यूज नहीं करते हैं। तो आप प्लीज इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हम लोग जो नेमिंग कन्वेंशन में, आइडेंटिफायर में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं लिखते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी आइडेंटिफायर की। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है कुछ जो है हमारे एग्जाम्पल्स में आपको लेके चलता हूं। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं उनका एवरेज निकालना चाहते हो। तो हम लोग जो है तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 नाम के वेरिएबल में उनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। साथ में AVJ यानी एवरेज नाम से एक और वेरिएबल बनाकर हम लोग जो है ना यूज कर सकते हैं। आप चाहते तो आप स्मॉल ABC भी ले सकते थे सब्जेक्ट के नेमिंग के अंदर, बट ABC जो है ना, ये जो नाम आप लिखते, जो आप ये वेरिएबल का नाम लेते, तो ये शॉर्ट तो होते बट ये मीनिंगफुल नहीं होते। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 का नाम ले रहे हैं, साथ में AVJ नाम से एक हमने एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाया है। तब हमारा जो वैल्यू है, तो वेरिएबल हमारा एवरेज हो गया। मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 की वैल्यू को ऐड करने के बाद उसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर को जो है यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे कि हम लोग जो है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ की जरूरत पड़ती है, ब्रेथ की जरूरत पड़ती है, साथ में एरिया। तो इन तीनों का हम लोगों ने जो नाम रखा है वेरिएबल्स का, इन्हीं की चीज पर जिस पे हम लोग फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना, तो हमने उस वेरिएबल का नाम एरिया ही रख दिया। लेंथ निकालनी है तो लेंथ रख दिया, और ब्रेथ के लिए ब्रेथ कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारा जो वेरिएबल इस तरीके बन जाएंगे, और ये हमारा हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में तीनों के मार्क्स को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड किया था, और उनकी वैल्यू को हम लोगों ने अपने AVJ नाम के वेरिएबल में पुट किया था। इसी तरीके से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इस तरीके से एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ओके, ये तो थी हमारी आइडेंटिफायर की बात। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वेरिएबल के बारे में या कीवर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिएबल्स। तो देखिए वेरिएबल्स भी जो है वो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे आइडेंटिफायर वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकता है, या कोई भी एंटिटी हो सकती है जो कि हम लोग पाइथन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो वेरिएबल हम लोग जो है प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, और ये एक जो है यूनिकली एक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम लोग पर्टिकुलर किसी नाम से जानते हैं। अब वो वेरिएबल आपके प्रोग्राम में यूज होने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई आइटम हो सकता है, जिसके लिए एक फिक्स मेमोरी एलोकेट की जाती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब उन वेरिएबल्स की हेल्प से हम लोग जो है किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उनको आपस में उन वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करके उन वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ये काम हमारा वेरिएबल का होता है। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 नाम के 3 वेरिएबल बनाए थे, फिर उस वैल्यू को मैंने AVJ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था। इसी तरीके से जब हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना था तो हम लोगों ने एरिया, लेंथ, ब्रेथ नाम के 3 वेरिएबल बनाए थे, और उन्हीं वेरिएबल्स में उनकी वैल्यू को स्टोर किया था। तो वेरिएबल जो है एक तरीके से हम लोग तब तक यूज नहीं कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जब तक उन्हें हम लोग डिक्लेयर ना कर दे या फिर इनिशियलाइज ना कर दे। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब मैं प्रोग्राम पाइथन में क्रिएट करूंगा तब आपको बताऊंगा कि जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो साथ में एक डमी वैल्यू हम लोग उसे असाइन करते हैं। अगर हम लोग उस वेरिएबल को कोई डमी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू ले सकता है। इनके C++ में ऐसा होता है, पाइथन में ऐसा होता है
या नहीं होता है, हम लोग आगे के वीडियो में प्रोग्राम जब बनाएंगे तब देखेंगे। तो जब भी कोई वैल्यू हम लोग फर्स्ट टाइम उसे असाइन करते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइजेशन वैल्यू कहते हैं, इनिशियल वैल्यू कहते हैं। अब किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है, डिक्लेयर करना जरूरी है, और तभी हम उस वैल्यू को अपने किसी भी फॉर्मूले के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी भी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए या बिना इनिशियलाइज करे यूज करते हैं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है। कम से कम डिक्लेरेशन से पहले अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमेशा 100% हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा ही आएगा। तो ये वेरिएबल का जो नाम होता है ये हम लोग किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज करते हैं। एक्सप्रेशन आपका फॉर्मूला हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे इंटरप्रेटर पर कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे वो एक तरीके से यूज कर रहा है। तो वेरिएबल जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। इसके बिना आप पाइथन के अंदर कोई भी प्रोग्राम जो है क्रिएट नहीं कर सकते। अब वेरिएबल के एग्जाम्पल मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूं तो इसके एग्जाम्पल देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो देखिए, कीवर्ड आपके पाइथन के अंदर वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, और इन कीवर्ड को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते अपनी यूजर डिक्लेरेशन के अंदर। तो इंटरप्रेटर जो होता है हमारा पाइथन का, उन कीवर्ड को फिक्स रखता है अपनी जगह पर, और वो कीवर्ड जो है किसी स्पेशल टास्क के लिए होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक स्पेशल वर्क करते हैं। और यहां पर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को वो जो कीवर्ड है रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है, प्रिंट एक कीवर्ड है ना। इसी तरीके से और भी कीवर्ड हैं। तो ये कीवर्ड जो हैं हमारे पाइथन में बहुत सारे हैं। जैसे ये सारी कीवर्ड की एक लिस्ट है, मैं नहीं बोलूंगा, आप इनको देख लेना। जब ये जो नोट्स आपको मिलेंगे तो वहां पर ये सारे मिल जाएंगे। जैसे फॉल्स है, क्लास है, फाइनली है, इज है, रिटर्न है, वाइल है, विद है, यील्ड है, पास है। तो ये कुछ जो है आपके कीवर्ड्स हैं। ओके, एक्सेप्ट है, ब्रेक है, इन है, और लूप में भी यूज होते हैं। तो इस तरह के कुछ कीवर्ड रिजर्व है। कुछ है, ये पूरे कंप्लीट लिस्ट नहीं है, आगे और भी होते हैं। जैसे और होता है, एंड होता है, नॉट होता है, ये आपके कीवर्ड होते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ऑपरेटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर हमारे कुछ टोकन्स होते हैं, उनमें से ऑपरेटर जो है एक जो है वैरायटी है। अब ऑपरेटर के भी अपने टाइप्स होते हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ऑपरेटर हमारा जो है किसी पर्टिकुलर जैसे बोला जाए कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू को लेने के लिए, आपस में ऑपरेशंस करने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेटर एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर आपका सिंबल होता है, और ये सिंबल को हम लोग यूज करते हैं इन सिंबल्स को अपने ऑपरेंड के लिए। जैसे मान लीजिए दो वैल्यू को आपको ऐड करना है, a प्लस बी। तो a और b जो है यहां पर ऑपरेंड है, और प्लस जो है वो ऑपरेटर है। और किस तरह का ऑपरेटर है अभी थोड़ी देर में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ऑपरेटर जो है इससे हम लोग मैच मेकिंग कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर की भी कैटेगरी होती है, जिनको जनरली हम लोग 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इन ऑपरेटर के क्या क्या वैरायटीज हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं इनके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो किसी भी वैल्यू को यूज करने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, और उन वैल्यूज को या वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर a, b और c जो है ये ऑपरेंड है या वेरिएबल्स है, एक ही है। ओके, तो ये जरूरत पड़ती है। अब एक एक करके इन चारों पांचों कैटेगरी के जो ऑपरेटर हैं उनको हम लोग चेक कर लेते हैं एक एक करके। चलिए, अब हमारे ऑपरेटर जो हैं ये हमारे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। जरा अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो भी हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाए जाते हैं, और जो जनरली जो है सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और इनके अंदर, इन ऑपरेटर के अंदर, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम लोग जो है
दो ऑपरेंड्स को यूज करते हैं। आप तीन भी यूज करते हैं, पर जनरली हम लोग जो है दो ऑपरेंड्स को यूज करते हैं। तीन को यूज करने के लिए फिर हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। अब जनरली जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जिन ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं उनके मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं, और इनको हम लोग जो है सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, और ये जो है सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। और इन ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग ऑपरेंड्स के अंदर जितनी भी वैल्यू होती हैं उन पे ऑपरेशंस करते हैं, इसलिए इनको ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे आपके कुछ ऑपरेटर के नाम हैं, जैसे मैं आपको लेता हूं, जैसे एडिशन हो गया यानी प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एक्सपोनेंट है, फ्लोर, डिवीजन है। अब इनको मैं आपको प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं ये आपको बताऊंगा, बट ये बाद में होगा। उससे पहले जो है ये हमारे ऑपरेटर हैं, मैं फिर से बताता हूं। जैसे प्लस है तो प्लस के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन के लिए ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन के लिए ए स्टार एस्ट्रिक बी, डिवीजन के लिए ए डिवाइड बाई बी, ए मॉडुलस 30। अब ए मॉडुलस 30 क्या करता है, जैसे जो भी वैल्यू है हमारी वेरिएबल की, उसका क्या रिमाइंडर होता डिवाइड बाय 30 करने के बाद। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मॉडुलस आपका रिमाइंडर निकालता है। इसी तरह से एक्सपोनेंट भी जो इस तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जैसे ए स्क्वायर इस तरह का, तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, ये भी हम लोग जो है बाद में स्टडी करेंगे। फ्लोर डिवीजन होता है इस तरीके से। तो ये सारे ऑपरेटर आपके जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। इसी तरीके के हमारे रिलेशनल और कंपैरेटिव ऑपरेटर होते हैं। अब रिलेशनल और कंपैरेटिव ऑपरेटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर हम लोग किन्हीं दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं, और जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, देखिए अरिथमेटिक में रिजल्ट जो मिलता है, जैसे 20 को आप 30 से प्लस करेंगे तो 50 मिलेगा। इसी तरीके से जितने भी ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं वहां से एक रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरीके से रिलेशन और कंपैरेटिव ऑपरेटर को जब हम लोग यूज करते हैं तो यहां पर भी रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट या तो ट्रू में मिलेगा या फिर फॉल्स में मिलेगा। अब इनके अंदर जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जैसे इज इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इस तरीके के हमारे ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 30। तो अगर आप ए और बी को आपस में कंपेयर करेंगे तो जो यहां से रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम लोग जो है वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और यहां पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कंपैरेटिव होता है और वो ट्रू फॉल्स के रूप में मिलता है। इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये हमारे जो हैं कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी जो होते हैं हमारे किसी भी एक्सप्रेशंस को, रिलेशन एक्सप्रेशन को, अभी हमने रिलेशन एक्सप्रेशन पढ़े थे, तो रिलेशन एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करने के लिए, मतलब दो वैल्यूज को आपस में हम लोग क्या, हमें कंडीशंस को चेक करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसमें एंड, और एंड नॉट होता है। तो जैसे और ऑपरेटर देखें तो और ऑपरेटर के पास आपके पास दो कंडीशंस है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी। तो यहां पर हम लोग कोई सी भी अगर कंडीशंस हमारी ट्रू होगी तो हमारा जो प्रोग्राम का जो सीक्वेंस होगा, लॉजिकल फ्लो होगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसी तरीके से दोनों कंडीशंस को ट्रू कराने के लिए हम लोग जो है एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और अगर हमें उनके आपस में बीच में नेगेशन करना है तो नॉट ए इज ग्रेटर देन बी इस तरह से यूज करते हैं। ओके, तो ये ऑपरेटर आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा एक एक करके। अब इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में जो सबसे सिंपल ऑपरेटर है वो आपका इक्वल ऑपरेटर है, और इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स है। जैसे इक्वल है, इक्वल में जो भी वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड पे होती है उस वैल्यू को वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता है। प्लस इक्वल टू है, जैसे आपने लिखा a प्लस इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये होता है a इज इक्वल्स टू a प्लस 2, है ना। इसी तरीके से a माइनस इक्वल्स टू होता है, अगर मैं इस तरीके से यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा a इज इक्वल्स टू a माइनस 2। तो ये और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहां पर
मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल टू मॉडुलस, मॉडुलस इक्वल्स टू जो है जो भी वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड में होती है उस वैल्यू को जो है एक पर्टिकुलर लेफ्ट ऑपरेटर, एक ऑपरेंड को यूज करके हम लोग जो है यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें a डिवाइड इक्वल्स टू 2 लिखूंगा अगर, तो इसका मतलब होगा a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 2। इस तरीके से जो है हम लोग जो है उन ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। क्लियर है? इसी में नेक्स्ट आपका आता है एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू और फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू। ये आपके कुछ और जो है ऑपरेटर हैं। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। वैसे कंडीशनल ऑपरेटर जो है मैं अभी आपको थोड़ी देर वैसे बता चुका था, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ ऑपरेटर जो होता है हम उन्हें कंडीशनल भी तरह यूज कर सकते हैं, बट जनरली जो टेर्नरी ऑपरेटर होता है, टेर्नरी ऑपरेटर में हम लोग जो है दो कंडीशंस को इकट्ठे एक साथ या तीन कंडीशन को इकट्ठे एक साथ यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 ऑपरेटर यूज करते हैं टेर्नरी, मतलब 3 ऑपरेटर को यूज किया जाता है। और इसके लिए हम लोग जो भी हमारा रिजल्ट होता है ट्रू फॉल्स के अंदर बीच में हमारे पास आता है, इस टेर्नरी ऑपरेटर को हम लोग इफ एंड एल्स में यूज कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट के अंदर भी, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है, वेरिएबल का नाम लेकर इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे मिनिमम इज इक्वल टू 50 इफ 49 इज लेस देन 50 एल्स 70। ठीक है, तो मिनिमम की वैल्यू 50 हो जाएगी अगर 49 जो है वो लेस देन 50 होगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आपका मिनिमम की वैल्यू जो है 70 असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब और प्रोग्राम बनाएंगे तो और क्लियर अच्छी तरह हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग जो है यहां पर इसको आज के इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए आज के जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये हम लोगों ने पाइथन का एक सिंपल क्रैश कोर्स आपके लिए लिया है। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट EMRS पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स बना हुआ है। हम लोगों ने NVS के और भी बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी तरह के डाउट के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो है मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पाइथन क्रैश कोर्स का ये हमारा सेकंड क्लास था। फर्स्ट क्लास में पहले आपके लिए बना चुका हूं, तो जाके उसको भी देख लेना जिन जिन स्टूडेंट ने उनको उस क्लास को नहीं देखा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।